नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। कूच बिहार की घटना के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल के नादिया में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कूच बिहार की घटना पर दुख जाहिर किया और साथ ही कहा कि सुरक्षा बल ने बचाव में गोलियां चलाई थी, जिससे 4 लोगों की मौत हुई है। कूच बिहार पर हो रही सियासत पर दुख जाहिर करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ा हमला ममता बनर्जी पर अमित शाह का नादिया में जब रोड शो कर रहे थे अमित शाह, उस दौरान उन्होंने कहा कि अपने बचाव में सुरक्षा बल की तरफ से गोली चलाई गई और ममता बनर्जी पर उकसाने का आरोप भी अमित शाह की तरफ से लगाया गया। तो कूच बिहार की घटना दुखद है। अमित शाह पश्चिम बंगाल के नादिया में रोड शो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हथियार छीनने की कोशिश हुई। कूच बिहार में जिस तरीके की घटना कल हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर उठाए थे सवाल और उस सब के जवाब में अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि CIFS CAPF वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो ये 4 युवा CRPF पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। CRPF के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब CAPF ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। और इस वक्त हमारे साथ नादिया से अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जब कल रैली की गई थी तो उन्होंने कहा था कि लगातार ममता बनर्जी उकसाने की कोशिश कर रही थी और इस वजह से भीड़ ने किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल को घेरा, उसका जिक्र आज अमित शाह ने भी किया अपनी रैली में। आप इस पूरे हमले को ममता बनर्जी पर जो अमित शाह ने किया है, किस तरीके से अमित सिंह देखें? देखिए गायत्री, शांतिपुर में जब अमित शाह ने रोड शो अपना कंप्लीट किया तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुष्टीकरण की राजनीति करने का एक बार फिर ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। जिस तरीके से कूच बिहार का मामला सामने आया और जिस तरीके से वहाँ पर ममता बनर्जी पहुँची और जिस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उस अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए साफ तरीके से कहा कि जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो उस वक्त आनंद बर्मन का नाम उन्होंने नहीं लिया। आनंद बर्मन की भी मौत हुई है और इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको आनंद बर्मन का वोट नहीं चाहिए। राजवंशी परिवार से वो आता है और इस राजवंशी परिवार का वोट जो है वो ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। तुष्टीकरण का आरोप सीधे सीधे अमित शाह ने लगाया है ममता बनर्जी पर और उकसाने का आरोप लगाया है लोगों को। जिस तरीके से भीड़ जो है वो बूथ पर पहुंची और उसके बाद सुरक्षाकर्मी जो है बचाव में उन्हें गोलियां चलानी पड़ी, इस बारे में अमित शाह ने कहा है और उकसाने का आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर। क्योंकि अमित शाह के मुताबिक ममता बनर्जी जो है वहाँ कुछ दिन पहले गई थी और उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात करते हुए कहा कि जैसे ही CISF CRPF के लोग आए उनकी असले छीन लिया जाए, उनकी बंदूकें छीन लिया जाए, उन पर हमला किया जाए, इस तरीके से अमित शाह ने आरोप लगाया और उसी का नतीजा है ये। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कल ही बताई थी, लेकिन आज अमित शाह ने रोड शो के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहा और उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे
सीधे सीधे आरोप लगाया तुष्टीकरण का, कि तुष्टीकरण का आरोप लगा, कहा कि राजवंशी परिवार से आनंद बर्मन बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए उनको श्रद्धांजलि नहीं दी और समय रहते आनंद बर्मन को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए ममता बनर्जी को, अभी समय है। तो सीधे सीधे हमला लौट रहे आपके पास। अमित शाह ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की मौत पर टीएमसी खामोश क्यों है? जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में ये मुठभेड़ हुई है और इस बीच बड़ी जानकारी के कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एक शव मिला है, 1 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर कर दिया गया है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों से मुठभेड़ की ये जानकारी दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा में ये मुठभेड़ हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई नक्सली ढेर हो गए हैं, एक का शव भी बरामद हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि 1 लाख का इनामी नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि नक्सलियों से मुठभेड़ दंतेवाड़ा में, जिसमें कई नक्सली ढेर हो गए हैं और इस मुठभेड़ में जहां कई नक्सलियों को ढेर किया गया है तो वहीं 1 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, और इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और इस बीच जानकारी ये भी कि एक शव बरामद हुआ है। 1 लाख का जो इनामी नक्सली बताया जा रहा है उसके भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो नक्सलियों से ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा में हुई है, कई नक्सली ढेर हो गए हैं, एक शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि 1 लाख का इनामी नक्सली भी इस मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी यह कहा गया था कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और इसमें कामयाबी है कि कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। आदित्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्या और पता चल पा रहा है? अभी भी मुठभेड़ जो है वो मुठभेड़ अभी भी चल रही है। दंतेवाड़ा के गादमा और जागमापाल के एरिया में कटे कल्याण थाना क्षेत्र का ये जंगल आता है। इस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों के जो जवान हैं और नक्सलियों के बीच लगातार गोलीबारी चल रही है। नक्सलियों की एक बड़ी एरिया कमेटी, कटे कल्याण एरिया कमेटी, एक नक्सलियों की एरिया कमेटी है। उस एरिया कमेटी के साथ जंगल में सर्चिंग के दौरान जवानों की मुठभेड़ हुई। नक्सलियों का एक कैंप था और इस कैंप में इस कैंप की सर्चिंग के लिए जवान निकले थे। उसी दौरान जंगल में ये मुठभेड़ हुई और इसमें जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। उसका शव जो है वो जवानों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा कई और नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। नक्सलियों का एक बड़ा कैंप यहाँ पर था जहाँ से एक आईईडी विस्फोटक जो है 2 किलो का आईईडी विस्फोटक, एक बंदूक, एक पिस्टल और कई जो नक्सलियों का साहित्य और विस्फोटक सामग्री जो थी वो बरामद यहाँ से की गई है और ये मुठभेड़ अभी भी रुक रुक कर चल रही है। जी आदित्य, पिछले दिनों जिस तरीके से नक्सली हमला हुआ जिसमें कई जवान भी शहीद हुए, उसके बाद कई नक्सलियों को ढेर करना और इस ऑपरेशन को लगातार जारी रखना, ये कितनी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बस्तर दौरे के बाद ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ था जिस दौरान हमारे 22 जवानों की शहादत हुई थी, नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हमारे जवानों को मारा था, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ। उस दौरे के बाद रणनीति बनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि अब किसी भी तरीके से नक्सलियों के साथ कोई रहमी न बरती जाए। जहां पर भी इनके कैंप है उन कैंप को खोजकर उनकी सर्चिंग कर नक्सलियों को जंगलों से जो है खदेड़ा जाए, नक्सलियों के खिलाफ जो है कि बड़े ऑपरेशन चलाए जाए। केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर दौरे के बाद से ही लगातार बस्तर में बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। आज ये तीसरी मुठभेड़ है जिसमें नक्सलियों को मार गिराया गया है। नक्सलियों के बड़े कैंप को जो है वो नेस्तनाबूद सुरक्षा बलों ने किया है। जी
चलिए नजर आप बना के रखिएगा आदित्य राय, हम लौटेंगे आपके पास। तो इनामी नक्सली को ढेर किया गया, 1 लाख का इनाम था इसके ऊपर, और इस सबके बीच कई नक्सलियों के भी ढेर किए जाने की जानकारी मिल रही है। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं बंगाल चुनाव की। लगातार बंगाल चुनाव में रोड शो, रैलियों का दौर चल रहा है, और इस सबके बीच वार पलटवार भी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह ने रोड शो किया आपसे थोड़ी देर पहले, नादिया में ये रोड शो हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से भी रोड शो किया गया। कल जिस तरीके की घटना कूच बिहार में हुई थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया था, और उन्होंने ये सवाल पूछा था ममता बनर्जी से कि अभी तक केंद्रीय सुरक्षा बल ने देश भर में चुनाव करवाए। पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तब तो बड़ा विश्वास था ममता बनर्जी को, लेकिन अब वो केंद्रीय सुरक्षा बल पर सवाल क्यों उठा रही हैं? पिछले दिनों ममता बनर्जी की तरफ से भी बयान दिया गया था, उन्होंने कहा था कि मैं केंद्रीय बल का सपोर्ट करती हूं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय बल का सपोर्ट नहीं करती हूं। इस तरह का बयान ममता बनर्जी की तरफ से। और जब कूच बिहार की घटना हुई तो ममता बनर्जी ने यह साफ तौर पर सवाल उठाया था केंद्रीय गृह मंत्रालय पर, और यह कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय बलों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, और केंद्रीय बल मतदाताओं को वोटिंग के लिए रोक रहा है। कूच बिहार की घटना के बाद भी ममता बनर्जी की तरफ से इस तरह का सवाल उठाया गया था, जिस पर आज अमित शाह ने जोरदार हमला बोला, और अमित शाह ने यह कहा कि अपनी सुरक्षा में केंद्रीय बलों की तरफ से गोली चलाई गई थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी लगातार उकसाने की कोशिश करती रही है लोगों को, और उसी का नतीजा कल कूच बिहार में हुई घटना है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नतीजों से पहले असम में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी का आरोप है कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं, सरकार ने संस्थाओं के ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कोई चुनाव ही नहीं जीत पाता। देखिए, मैंने कई बार कहा कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अगर आत्मचिंतन करते ना, और वह यथार्थ के साथ जानकारियां हासिल करते, तो उनका बहुत भला होता, पर वो करेंगे नहीं। 2014 से बहुत बदलाव आया है, उन्होंने कहा, ऐसे ही कहा ना, बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है, एक नहीं 10-15 देशों के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया है। तो ये बदलाव तो 2014 के बाद बहुत आया है। वो पर संवैधानिक प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, विकास की दृष्टि से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर भी तंज करा, जब बीजेपी के कैंडिडेट जो असम में थे उनकी गाड़ी से ईवीएम निकली थी। उस पर एक्शन हुआ है, और 12 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट इसको देखिए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप शहंशाह होते हैं, और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी होता है। ये कैसा खिलाड़ी है, और ये कैसे खेल खेलने वाली टीम है? ऐसे टीम की, इसलिए मैंने कहा कि आपको अभी सच्चाई से परिचित होना बाकी है। जिस दिन आप हो जाएंगे, आपका भला होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैक्सीन पर हो रही सियासत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, और कहा क्या, आइए सुनवाते हैं। दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस पार्टी अपने कई जो विधायक के प्रत्याशी है उनको लेकर जयपुर पहुंच गई है, बाड़ाबंदी उधर कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? उनको लगता है कि फिर आप कहीं गेम ना कर दें उनकी। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को नेता पर भरोसा नहीं है, और नेता को अपने कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं। ये उनकी स्थिति हो गई है। वो पर कह रहे हैं हमें भाजपा पे भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है जी। बात यह है कि उनकी पार्टी अपने आप में अपना घर संभलता नहीं है, अपनी परिस्थितियां संभलती नहीं है, अपने में अविश्वास है, दूसरों को दोष। जेपी नड्डा के हमले पर कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पलटवार किया। अभिषेक जी, कोरोना वैक्सीन पे कहना है जेपी नड्डा का कि पहले कांग्रेस ने लॉकडाउन पे सवाल उठाया, लॉकडाउन हटा तो सवाल उठाया, और कोरोना वैक्सीन पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जबकि सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही। मैं आशा करता हूं कि किसी की दाढ़ी में तिनका न हो। जितना समर्थन व्यापक बिना किसी शर्त के कांग्रेस ने, और बल्कि मैं कहूंगा सभी विपक्ष की पार्टियों ने दिया है इस सरकार को,
कोरोना के विषय में और वैक्सीन के विषय में मैं नहीं समझता कि किसी सरकार को किसी देश में मिला है। आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, बहुत बड़ी गणतंत्र है, उसको तो भूलते हैं। नंबर 2, क्या विपक्ष एक नपुंसक एंटिटी है जो कोई शब्द नहीं पूछे? मैं पूछता हूं आपके सामने अभी जरिए से कि क्या पूरे देश में ऐसे कई प्रदेश हैं जिनके पास वैक्सीन की कमी है, प्रकाशित है? सरकार क्या झूठ आंकड़े प्रकाशित करती है? कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस के अंदर नेता को कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं है और कार्यकर्ताओं को नेता पे विश्वास नहीं, यानी कांग्रेस के अंदर ही अविश्वास है। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप अपनी बीजेपी पार्टी में 1.5 व्यक्तियों के शासन के कारण जो भय है, जो अंदर आपकी पार्टी में अविश्वास है, उसको थोड़ा और गणतांत्रिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जितने कार्यकर्ता हैं कितना विरोध करते हैं। 1.5 व्यक्ति कौन है? 1.5 व्यक्ति का मेरे को बताने की परिभाषा आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है। राहुल गांधी पे भी सवाल उठाया है, उन्हें नसीहत भी दिया। जेपी नड्डा जी का कहना है कि राहुल गांधी जो है उन्हें सच्चाई की जानकारी नहीं है, क्योंकि जब जीतते हैं तो पार्टी के अंदर शहंशाह कहलाते हैं और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे दोष मढ़ते हैं। ये बड़ा रोचक लगा। कम से कम 3 प्रदेश थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके पहले कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार में एक सुई जितनी, पहले से बहुमत नहीं मिला, बहुमत सबसे ज़्यादा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था वो आरजेडी था, लेकिन एक सुई की नोक से सरकार बनाई। वो सब विफलताओं के वक्त क्या मोदी जी या अमित शाह जी के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी दी गई थी? उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि 2 मई को ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। बंगाल के लिए बोला जाता है कि एक भद्र लोग है, लेकिन बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा दीदी ओ दीदी, जो कि बीजेपी के कैडर में एक बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ने उस पर बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ममता जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्दावली प्रयोग की है, ये हम आपको ऑन एयर नहीं सुना सकते। नहीं, मैंने उसको सुना है। ममता जी ने जो शब्दावली अमित शाह जी के लिए कही है, वो शब्दावली हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो अलंकारों से भर दिया है जी, जब आप पे हमला हुआ था तब और उसके बाद हमारे नाम के साथ कितने अलंकार लगे। ये हमको संस्कृति समझा रही हैं, इनसे हमने संस्कृति समझनी है। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे शब्दों में दीदी ओ दीदी, ये उनको निवेदन कर रहे हैं। पर वो कह रही है कि ये चिढ़ाने के लिए सब कुछ चीजें। भाई, आप हर एक तरीके के अपशब्द बोले वो आपको वो मंजूर, और हम आपको आदर सूचक तरीके से बोलें तो भी आपको नामंजूर। यही मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व का असल परीक्षा तो अब आई है, और यहां पर मुझे दिख रहा है कि ममता जी की बौखलाहट, अ लीडर इन क्राइसिस, इस पता चलता है कि वो लीडर है कि नहीं है, और ये सारी चीजें सामने। आप कह रहे ममता बनर्जी क्राइसिस में है? हाँ, बिल्कुल है। और क्राइसिस मतलब उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है, वो हार रही हैं। आप तो कह रहे थे वो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो खबर आई नहीं है। आ जाएगी, प्रधानमंत्री ने भी कहा। देखिए, ये उनका फैसला करने का विषय है, लेकिन नंदीग्राम से हार रही है ये तय है। प्रशांत किशोर के ऑडियो सामने आने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर भी वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कहती आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी वार्तालाप होता है, और वहां पर ममता बनर्जी के जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी को जो बंगाल में समर्थन मिल रहा है उसकी बहुत साफ तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? और उन्होंने 20 साल से जो तुष्टीकरण हुआ, जिसको बीजेपी, जिसको माफ करिए लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी ने जम के करा, और अब हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी तरफ कोई खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर उनका सरदार जी, नारायण चंद्र मंडल जी, हमारे साथी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री प्रदीप बनर्जी जी, श्री खिलेंद्र चौधरी जी, दीपेंदु विश्वास जी, फिरोज कमल गाजी जी, और मेरे साथ आए हुए भाई संजय मयूख जी, और आज
जिनको मिलने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं, ऐसे बसीरहाट दक्षिण के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो 14 अप्रैल को बंगाल का जो नव वर्ष शुरू होता है, इसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं देता हूं। 14 अप्रैल को नया साल शुरू होगा और 2 मई को सोनार बांग्ला की शुरुआत होगी। मित्रों, यह भूमि वीर राजा प्रतापादित्य की भूमि है, जिन्होंने ये बंगाल की भूमि को सालों तक मुगलों से दूर रखने का काम किया था और बहादुरी के साथ पूरे बंगाल पर राज करने का काम किया था। बसीरहाट में जन्मे बंगाल के महान लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं, मगर आप, बंगाल की जनता आपको 2 मई को राज्यपाल महोदय के वहां इस्तीफा देने के लिए मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं, बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है। बंगाल का व्यापारी, वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं, बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है। बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है। बंगाल का किसान आपके सामने लड़ रहा है और बंगाल की आम जनता, दीदी, आपको विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, दीदी की विदाई तो निश्चित है, मगर मैं आप सबको एक अपील करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी विनती है आपको। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल पर राज किया है। देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या?